बात करते हैं एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग की नोट्स की। ठीक है, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है गायनेकोलॉजी के अंदर। सबसे पहले तो डेफिनेशन की बात करें तो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग किसको बोलेंगे? एनी यूट्राइन ब्लीडिंग, एनी यूट्राइन ब्लीडिंग आउटसाइड द नॉर्मल वैल्यू ना, नॉर्मल वैल्यू के बाहर, नॉर्मल वॉल्यूम के बाहर, नॉर्मल ड्यूरेशन के बाहर जो भी यूट्राइन ब्लीडिंग होती है, या फिर जो रेगुलरिटी है पर्टिकुलर रेगुलरिटी पे नहीं हो रही है, या फिर इस फ्रीक्वेंसी पे हो रही है जो कि नॉर्मल नहीं है ना, तो उसको बोलेंगे एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। नॉर्मल मतलब क्या समझते हैं भाई? नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग में नॉर्मल वैल्यूज़ की बात करें तो कौन कौन सी नॉर्मल है यार? अगर जो जो हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका लेंथ हमारे पास 24 टू 38 डेज से बाहर है, तो वो उसके बाहर ब्लीडिंग हो रही तो हम क्या बोलेंगे कि एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है। अगर जो लॉस है ब्लड लॉस, उसका वॉल्यूम अगर 30 से 50 ml नॉर्मली होता है ना, अप टू 80 भी हो सकता है, इससे बाहर गया तो हम बोल सकते हैं कि एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है। एंड नंबर ऑफ डेज जो ये ब्लीडिंग चलती है वो अराउंड कितना होता है? 2 से 8 डेज चलता है भाई। बट इससे अगर ज़्यादा हो रहा है तो हम बोलते हैं कि क्या हो गया होगा? एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हुआ होगा। ठीक है, एंड एक कैरेक्टर्स एक हमारे पास एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के अंदर ही एक डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग है, कि स्पेशल टाइप ऑफ एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है यार, जहाँ पे कोई क्लिनिकली डिटेक्टेबल ऑर्गेनिक सिस्टमिक या फिर आइट्रोजेनिक कज अगर नहीं है तो हम उसको क्या बोलते हैं? डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। तो यहाँ पे एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग अगर ये है बड़ा एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, तो उसका एक टाइप है अपने पास, क्या बोल सकते हैं? डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। ठीक है, so abnormal uterine bleeding that occurs in absence of any clinically detectable organic systemic and iatrogenic cause, सुन क्या बोलते हैं? डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग बोलते हैं। अगर हम कसेस की बात करें डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग के कसेस क्या है, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन हम क्या बोलते हैं? पाम कॉइन क्लासिफिकेशन। ओके, सो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग अगर है ड्यू टू PALM, लाइक पॉलिप की वजह से है, उसकी वजह से यहाँ पे फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग टाइप ही है, तो हम अपने से एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के कारण की बात कर रहे हैं, है ना। एडिनो मायोसिस की वजह से क्या हो सकता है? एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो सकता है। लियो मायोमा की वजह से कोई मैलिग्नेंसी है तो उसकी वजह से हो सकता है। कॉइन की बात करें कि ड्यू टू कोएगुलेशन डिफेक्ट यार, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकता है। ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन, तो ऐसा नहीं कि ये कस जो है वो अबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग का नहीं है, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग का है, दोनों का कस नहीं है, तो हम क्या बोल रहे हैं? पता नहीं चल रहा है कस, तो डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे हम कस किसकी बात कर रहे हैं? कस ऑफ व्हाट? कस ऑफ एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, पाम कॉइन। ई से क्या है? अगर एंडोमेट्रियल हाइपोप्लेजिया है तो एंडोमेट्रियल हाइपोप्लेजिया, है ना। आइट्रोजेनिक भी हो सकता है भाई, जिसको हमने क्या बोला? डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, स्पेशल टाइप ऑफ एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। एंड अभी तक एन जो है इट इज़ नॉट येट क्लासिफाइड, तो ये क्लासिफिकेशन कस के ऊपर बेस्ड है। ना पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो जनरली हमारे पास दो तरह के हमारे पास ये एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होता है यार। एक ओव्यूलेटरी, ओव्यूलेशन की वजह से, एक होता है एनओव्यूलेटरी, ओव्यूलेशन नहीं हुआ उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रहा है। 10% में ओव्यूलेटरी है, 90% जो है एनओव्यूलेटरी कस की वजह से यहाँ पे ब्लीडिंग होती है।
अगर ओव्यूलेटरी की बात करें तो यहाँ पे दो वैरायटी होती है इसकी यार, ओव्यूलेटरी कस की। लाइक अगर इरेगुलर शेडिंग हो रहा है या फिर इरेगुलर राइपनिंग हो रहा है ऑफ दी ओवम, इरेगुलर शेडिंग और इरेगुलर राइपनिंग। जो इरेगुलर शेडिंग है वो क्यों होता है, बिकॉज जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो परसिस्ट कर जा रहा है ना, तो परसिस्टेंट कॉर्पस ल्यूटियम, तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या निकालता है, प्रोजेस्टेरॉन, तो हमारे पास परसिस्टेंट प्रोजेस्टेरॉन रहता है जिसके वजह से ब्लीडिंग होती है। एंड इरेगुलर राइपनिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है यार, जो कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन है ना वो कम हो जाता है ना, इसमें क्या होता है, फंक्शन डिक्रीज ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन भी कम हो जाता है एंड यहाँ पे ब्लीडिंग देखने को मिलती है। सेकेंड जो टाइप है वो है एनओव्यूलेटरी, ठीक है। तो एनओव्यूलेटरी में क्या होता है, एन ओव्यूलेटरी साइकिल होता है, जिससे क्या होता है, कोई भी कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनता, कोई भी कॉर्पस ल्यूटियम नहीं होगा तो नो प्रोजेस्टेरॉन, है ना, कोई प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम इट कंटिन्यू टू प्रोलिफरेट यार। जब एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट करता जाएगा तो मेंसेस नहीं होगा, इमेनोरिया फॉर 6 to 8 वीक्स, एंड जिससे क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम का जो ग्रोथ है ना, ब्लड सप्लाई से ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग देखने को मिलती है। एंडोमेट्रियम आउटग्रोस इट्स ब्लड सप्लाई, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, ब्लीडिंग। तो हमने पैथोफिजियोलॉजी की बात की कि जो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है वो क्यों होता है, ठीक है। मेन तो यही चल रहा है यहाँ पे, ये अलग सा टॉपिक था, एक डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग की बात थी, ठीक है। तो पैथोफिजियोलॉजी अब किसकी बात की, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग की। अगर हम माइक्रोस्कोपी में देखेंगे ना, जो ब्लीडिंग हुआ होगा उसको अगर हम माइक्रोस्कोपी में देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा यार, सिस्टिक ग्लैंडुलर हाइपरट्रॉफी एंड स्विस चीज पैटर्न देखने को मिलता है। मायोमेट्रियम की बात करें अगर तो सिस्टिक, है ना, सिस्टिक ग्लैंडुलर हाइपरट्रॉफी, स्विस चीज पैटर्न देखने को मिलता है, ओके ना। मैनेजमेंट की बात करें तो कैसे मैनेज करेंगे एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग को, तो तीन तरह का मैनेजमेंट है यार यहाँ पे। एक है हमारे पास हार्मोनल, एक है नॉन हार्मोनल, एक है सर्जिकल। हार्मोनल, नॉन हार्मोनल एंड सर्जिकल। हार्मोनल में हम बात करें तो यहाँ पे कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं जिसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, ब्लीडिंग रुक जाती है। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो ब्लीडिंग को रोकता है तो प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स दे सकते हैं। डोनाजोल देते हैं, GnRH एनालॉग्स देते हैं जो कि ब्लीडिंग को रोक देते हैं, ओके। एंड नॉन हार्मोनल में बात करें तो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दे सकते हैं लाइक आइबुप्रोफेन, लाइक यहाँ पे हम बात करें अबाउट मीफेनेमिक एसिड, एंड अगर हम बात करें एंटीकोगुलेंट्स लाइक एंटी फाइब्रिनोलिटिक की बात कर सकते हैं लाइक टेनेक्सेमिक एसिड जो कि ब्लीडिंग रोक देगा। सर्जरी की बात करें तो यहाँ पे डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज कर सकते हैं भाई। बायलेटरल यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन कर सकते हैं जिससे क्या नहीं होगा, ब्लीडिंग नहीं होगा। और क्या, एंडोमेट्रियल एब्लेशन कर सकते हैं। हाइस्टेरेक्टोमी है ना, यूट्रस को ही निकाल दो, कि तो ये हमने जनरल मैनेजमेंट क्या करते हैं ये बताया ना। हमसे पूछा जाता है मैनेजमेंट बेस्ड ऑन
देखो सीवियरिटी के ऊपर भी मैनेजमेंट पूछा जाता है हमसे, और अगर डिज़ायर है कि बच्चा फिर से चाहिए, मतलब चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप में अगर यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है तो उसका क्या करना चाहिए, एंड अगर सीवियरिटी कैसी है उसके हिसाब से मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो यही हमने जो देखा है हार्मोनल नॉन हार्मोनल सर्जिकल उसी को करते हैं, बट एक तरीका है यहाँ पे पूछा है अलग से, इसीलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं। सो सीवियरिटी के बेस में बात करें तो माइल्ड अगर ब्लीडिंग है, सो माइल्ड ब्लीडिंग के केस में हम क्या करते हैं, नो हार्मोनल ट्रीटमेंट, नो हार्मोनल ट्रीटमेंट, यहाँ पे रेगुलर फॉलोअप करते हैं, एंड आयरन एंड फोलिक एसिड प्लस नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देते हैं, आयरन एंड फोलिक एसिड एंड एनासिड्स। ठीक है, अगर यहाँ पे मॉडरेट ब्लीडिंग हुई ओके, तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हार्मोनल ट्रीटमेंट दैट इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं, एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देखो 1 पिल देते हैं पर 8 to 12 आवर जिस समय ब्लीडिंग हो रही है, एंड उसके बाद हम क्या देते हैं 1 पिल पर 24 आवर अगर ब्लीडिंग रुक गई। ठीक है, तो ब्लीडिंग रुक गई तो ऐसे नहीं कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को छोड़ देना है। ठीक है, 24 आवर में फिर से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल देना है। ये हो गया ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। यहाँ पे हम अगर प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स भी दे सकते हैं। प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स में यहाँ पे अगर एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग ड्यू टू ओवेरियन कस, ठीक है, ओव्यूलेटरी कस है, तो इसको स्टार्ट करते हैं एट द मिड साइकिल, स्टार्ट एट मिड साइकिल फॉर 10 to 12 days, एंड अदर हमारे पास कस की वजह से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो इसको हम स्टार्ट करते हैं डे 5 to 25 एवरी मंथ, फॉर कितना, फॉर 3 months। अदर केसेस की वजह से ब्लीडिंग हो रही है तो ये हमने बात की कि मॉडरेट ब्लीडिंग हो रही है तो इन केसेस ऑफ सीवियर ब्लीडिंग क्या करते हैं यार, सीवियर या फिर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, सो उस केसेस में हम वाइटल्स को देखते हैं। अगर वाइटल्स अनस्टेबल हैं या फिर स्टेबल हैं, अनस्टेबल अगर होते हैं तो यहाँ पे डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज करते हैं, एंड आईवी ओके, अगर अनस्टेबल है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज एंड आईवी एस्ट्रोजन देते हैं। आईवी एस्ट्रोजन देने के बाद भी अगर ब्लीडिंग कंटिन्यूड रही तो उस केस में है ना, अगर आईवी एस्ट्रोजन दिया उसका ब्लीडिंग अगर स्टॉप कर गया, ठीक है, सो क्या करेंगे, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुआ तो क्या करेंगे, अगर ब्लीडिंग स्टॉप हो गया आईवी एस्ट्रोजन देने के बाद तो उसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या फिर प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स पे रख देंगे। ठीक है, बट ब्लीडिंग फिर स्टॉप नहीं हुआ, चल रहा है, तो फिर से क्या करेंगे, आईवी एस्ट्रोजन देंगे प्लस प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स प्लस ट्रानेक्सामिक एसिड, एंड इसके बाद अगर ब्लीडिंग स्टॉप कर जा रहा है सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स देते हैं। ठीक है, अगर पेशेंट स्टेबल है ना, हैवी ब्लीडिंग हो रही है फिर पेशेंट स्टेबल है तो यहाँ पे हम क्या देते हैं, हाई डोज एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन देते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात की मैनेजमेंट बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन द सीवेरिटी ऑफ ब्लीडिंग। एक होता है मैनेजमेंट बेस्ड ऑन द डिज़ायर ऑफ चाइल्ड। ठीक है, तो जनरली हम यहाँ पे क्या करते हैं, किसी को ब्लीडिंग हो रही है और बच्चा उनको चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पे अगर जनरल मैनेजमेंट की बात करें, this is management based on severity and this is management based on desire of child। जनरल मैनेजमेंट की बात करें तो जनरल मैनेजमेंट यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको रेस्ट देते हैं यार, बच्चा चाहिए तो उसको है ना, एनीमिया करेक्ट करेंगे बिकॉज इट कैन बी फिटल फॉर द मदर। एंड मेडिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे तो उनको बच्चा चाहिए और यहाँ पे हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या फिर एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है, तो डिपेंड करता है कि कैसा है, साइक्लिकल थेरेपी देते हैं। साइक्लिकल थेरेपी मतलब अगर ब्लीडिंग जो है
दो कारण है मेन। अगर ओव्यूलेटरी कस के वजह से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें अलग ट्रीटमेंट तरीका होता है, एंड एन ओव्यूलेटरी अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी ना, DMP ये देते हैं यहाँ पे एन ओव्यूलेटरी कस में। कंट्रीव प्रोजेस्टिन थेरेपी दैट इज DMPA। एंड अगर ओव्यूलेटरी ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें अगर हमको प्रेगनेंसी चाहिए कि नहीं चाहिए वो चेक करते हैं। अगर उनको प्रेगनेंसी चाहिए तो यहाँ पे डाईहाइड्रोप्रोजेस्टेरॉन देते हैं। अगर उनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो यहाँ पे लो डोज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं। तो ये हो गया अगर हमारे पास की मतलब मेडिकल मैनेजमेंट में साइक्लिकल थेरेपी। दूसरा जो है वो है यहाँ पे टेनेक्सेमिक एसिड। बच्चा चाहिए उनको तो ब्लीडिंग हो रही है तो टेनेक्सेमिक एसिड देते हैं। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स में है ना मेफेनेमिक एसिड। मेफेनेमिक एसिड इज व्हाट, इट इज़ अ प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर है ना। GnRH एगोनिस्ट देते हैं जो कि ब्लीडिंग को रोकते हैं, जिससे क्या होगा FSH ज़्यादा हो जाएगा। टानाजोल दे सकते हैं यार, एंड मिफिप्रिस्टोन। ठीक है, तो ये हमने बात की मैनेजमेंट बेस्ड ऑन द डिज़ायर ऑफ चाइल्ड, या फिर चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप में अगर आपसे मैनेजमेंट पूछा जाए तो यही आपको लिखना है। ठीक है, ऐसा ही पूछा जाता है इसको, इट इज़ मैनेजमेंट इन द चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप, तो ये हमको लिखना है। ठीक है, सो ये हमने बात की अबाउट व्हाट एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग की। इसमें यहाँ पे मेनोरेजिया होता है ना, मेट्रोरेजिया होता है ना, उसकी बात करेंगे। सो वो अलग रहेगा, अभी बहुत लंबा हो गया। ठीक है, तो हमने बात की अबाउट व्हाट एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग की। एक डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग जो कि एक एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग का ही एक टाइप है ना। कॉजेस ऑफ एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग की बात की हमने, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग की बात की है ना। माइक्रोस्कोपी में क्या देखने को मिलेगा है ना, यूट्रस का मैनेजमेंट की बात की, मैनेजमेंट एक जनरल मैनेजमेंट बेस्ड ऑन सीवियरिटी की बात की है ना, जिसमें हमने माइल्ड मॉडरेट एंड सीवियर को कैसे मैनेज करना है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है उसको, एंड डिज़ायर ऑफ चाइल्ड है अगर तो उसमें कैसे मैनेज करना है वो हमने देखा।